गुड आफ्टरनून बच्चों। इसके पहले जो है आपको जो है कुछ जो है नोट्स के माध्यम से, ठीक है, नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद का जो भी बचा हुआ भाग है उसको आपको जो है वीडियो के माध्यम से जो है बताया जाएगा। ठीक, तो जहाँ तक हमने आपको नोट्स के माध्यम से बताया था वहीं से आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ जो है आगे हमें पढ़ना है वो जो है सजीव कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। आगे हम वहाँ जो पढ़ेंगे उसमें हम सजीव कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। सजीव कोशिकांग, सजीव कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। सजीव कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे तो उस सजीव कोशिकांग में कई ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका पहला है अंतःप्रदव्ययी जालिका। अंतःप्रदव्ययी जालिका, अप्रदव्ययी जालिका, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। संक्षेप में इसे ER कह सकते हैं, संक्षेप में इसे ER कह सकते हैं। ठीक, ये जो अंतःप्रदव्ययी जालिका होती है आप कह सकते हैं ER। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम KR पोर्टर ने किया था। KR पोर्टर, ठीक, KR पोर्टर 1945, ठीक है, 1945 में किया था, यहाँ आप फिगर बना लीजिए। जो है ये जो अंतःप्रदव्ययी जालिका जो होती है इसका आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, हमारे साथ साथ बनाते चलिए। ये जो है अंतःप्रदव्ययी जालिका का फिगर है। विनीत, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये जो इसका भाग है इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैविटी, और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं इसे अंतःप्रदव्ययी जालिका गुहा, इसको कहते हैं हिंदी में अंतःप्रदव्ययी जालिका कला। ओके, ये तो इसका फिगर है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो अंतःप्रदव्ययी जालिका होता है ये जो जीव होते हैं, ठीक, जीवों में पाई जाती है सिर्फ 2 के अतिरिक्त। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम देखें जो इनका
प्रेजेंटेशन है, इसमें केवल हम नीली हरी शैवाल और जीवाणु को छोड़ दें, नीली हरी शैवाल और जीवाणुओं को छोड़ दें तो ये जो है बाकी जो है ये जो है क्या है, सजीवों में जो है पाई जाती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक दूसरे से संबंधित होती है। इनकी जो कला होती है वह एकक कला होती है, ठीक, एकक कला यानी एकक प्रकार की जो कला पाई जाती है जिसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। और जो है ये दोहरी परत की क्या होती है, बनी होती है, ये दोहरी परत की बनी होती है। और ये जो है सबसे बड़ी झिल्लियों का क्या है, जाल होता है। तो इस तरह जो है ये क्या होता है कि ये जो है जो सजीव होती है, सजीव में झिल्लियों का, ठीक है, सबसे बड़ा जो है समूह होता है, ठीक। झिल्लियों का जो सबसे बड़ी झिल्लियों क्या होता है, समूह होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है, ठीक। ये जो है 3 प्रकार की होती है, जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है वो 3 टाइप की होती है। यहां आप ये देख लीजिए जो इसकी संरचना है, जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका की संरचना है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की जो संरचना है इसमें 3 प्रकार के संरचनाएं होती हैं। पहला है सिस्टर्नी, ठीक है, पहला है सिस्टर्नी, पहला है सिस्टर्नी। दूसरा जो है वह है थैलियां, इसको वेसिकल्स कहते हैं, तीसरा जो है जिसको हम नलिकाएं कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक। सिस्टर्नी जो होती है सिस्टर्नी की संरचना है, ये जो है सिस्टर्नी है, ठीक, ये सिस्टर्नी है। और ये जो है वेसिकल या थैलियां है, ठीक है, ये जो थैली है ये थैलियां या वेसिकल है, ठीक है, वेसिकल्स है, ये जो है वेसिकल्स है। और जो तीसरा है जो है ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं हैं।
हमने कहा कि अंतःप्रद्रव्यकी या जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका की संरचना है उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक, यहाँ पर पहला जो है वो सिस्टर्नी है, दूसरा जो है थैलियाँ हैं, इसको सिस्टर्नी कहते हैं, इसको थैलियाँ एविस्कल्स कहते हैं, और जो तीसरा है ट्यूब्यूल्स इसको है, इसको हम नलिकाएं कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। जो सिस्टर्नी होती है, ये जो नलिकाएं ये चपटी या आप कह सकते हैं सपाट नलिकाएं होती हैं। ठीक, ये चपटी सपाट शाखा विहीन नलिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, एक एक करके परिभाषा लिख लीजिए। पहला है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। ठीक है, ये लंबी चपटाकार शाखा विहीन नलिकाएं होती हैं। शाखा विहीन नलिकाएं होती हैं, शाखा विहीन नलिकाएं होती हैं। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं वेसिकल्स या थैलियां। हम कहते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स, ठीक है, थैलियां हैं। ये गोल अंडाकार संरचनाएं होती हैं। ये गोल अंडाकार संरचनाएं होती हैं। गोल अंडाकार संरचनाएं होती हैं। संरचनाएं होती हैं। इसके बाद आपका तीसरा आता है, ठीक है, आपका तीसरा आता है वह है नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। नलिकाएं अंग्रेजी में इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक, ये जो है नलिकाकार, ये नलिकाकार शाखान्वित होता है, शाखान्वित होता है, शाखान्वित होता है। तो इस प्रकार ये 3 टाइप की जो संरचनाएं हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना में भाग लेते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के प्रकार। ठीक है, ये जो है ईआर जो होता है, ईआर 3 प्रकार का होता है। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो है उसको हम कहते हैं चिकनी या सपाट, चिकनी या सपाट भी कहा जाता है उसको। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका।
अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संक्षेप में इसको SER लिखते हैं, SER लिखते हैं। देखिए ये जो चिकनी सपाट अंतःप्रदेशीय जालिका होती हैं, इसके ऊपर जो है राइबोसोम के कण नहीं लगे रहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं लगे रहते हैं और अक्सर ये उन ऑर्गन्स की कोशिकाओं में पाई जाती है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की जो है क्या है, कम आवश्यकता होती है, या प्रोटीन संश्लेषण की कम मात्रा रहती है, वहां पर पाई जाती है। ये अक्सर जो है, ये जो एड्रिनल है, एड्रिनल कॉर्टिकल अग्नाशय आदि ऑर्गन्स के, ठीक है, आदि ऑर्गन्स के जो है क्या है, कोशिकाओं में पाई जाती है, जहां पर ये जो है स्टीरोल्स, यहां पर ये स्टीरोल्स का जो है संचय करके गाल्जी काय में स्थानांतरित करती हैं, गाल्जी काय में स्थानांतरित करती हैं। तो अक्सर ऐसी जगह पर क्या होता है कि चिकनी या सपाट अंतःप्रदेशीय जालिका जो है पाई जाती है। अब जो इसका दूसरा टाइप है, वह है जिसको हम कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदेशीय जालिका, जालिका अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में हम RER भी कहते हैं, RER भी कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो खुरदरी या जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस अंतःप्रदेशीय जालिका या खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका में इसके ऊपर जो है ये जो दाने समान संरचना देख रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम लगा रहता है। ठीक, और ये ऑर्गन्स के ऐसे स्थानों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जहां पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वहां पर ऐसे जो अंतःप्रदेशीय जालिका या जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका क्या है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। संक्रामी अंतःप्रदेशीय जालिका, अंतःप्रदेशीय जालिका, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको TER संक्षेप में कह सकते हैं, TER।
आर। ये जो है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका बहुत ज्यादा वर्क वहां नहीं है। इसका प्रयोग जो है क्या है कि ये थैलियां, यानी इससे विस्कल्स बनते हैं, ठीक है, इससे विस्कल्स बनते हैं। इससे जो है, इससे टूटकर थैलियों का निर्माण होता है, जिसमें प्रोटीन व लिपिड एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। आगे हम चलते हैं, रेटिकुलम का कार्य, इसका हम कार्य देख लेते हैं। कार्य में आप समझ लीजिए, हम पॉइंट आया आपको बता देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में। दूसरा जो है, इस सहारा प्रदान करता है। तीसरा जो है निराविषीकरण है, निराविषीकरण है। चौथा जो है ग्लाइकोजन के संग्रह में, ग्लाइकोजन के संग्रह में। पांचवा जो है लिपिड के संश्लेषण में। छठा जो है केंद्रक भित्ति के निर्माण में। देखिए, ये जो अंतःप्रदिव्य जालिका होती है, इसका कार्य क्या, हमने कहा कि एक रफ टाइप जो मिलती है, रफ प्रकार की आप कह सकते हैं, जिसको हम खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका कहते हैं। वह जो है उसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और ऐसे में जो खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका होती है, उसमें पाया जाता है। तो इस तरह क्या है, इसके माध्यम से यानी प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, इनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। दूसरा, सहारा प्रदान करना, जो कोशिका कंकाल होता है, ठीक, जो कोशिका कंकाल होता है, उसके जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है वहां पर। तीसरा जो है निराविषीकरण, ठीक है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, निराविषीकरण का मतलब विष को आविष में बदल देना, जो विष है वो क्या कर देना, आविष में कन्वर्ट कर देना या बदल देना। तो जो अंतर्जात और बहिर्जात पदार्थ ऐसे जो हानिकारक या विषाक्त पदार्थ हैं, उनको क्या करता है, ये जो है इस बार जो है निराविषीकरण कर देता है। चौथा जो है ग्लाइकोजन का संग्रह, इसका जो चौथा कार्य होता है, ये जो है ग्लाइकोजन को, आप जानते हैं कि ग्लूकोज की आवश्यकता से जो अधिक मात्रा शरीर में होती है, उसका क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जो जीवों में, ठीक, ये ग्लाइकोजन के रूप में जो पदार्थ होते हैं, उसको क्या करती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका संग्रह करती है। चौथा, लिपिड का संश्लेषण करती है, एक प्रकार का बसी पदार्थ आप कह सकते हैं, लिपिड का संश्लेषण करती है। पांचवा जो होता है केंद्रक भित्ति के निर्माण में। कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि जब कोई कोशिका का विभाजन होता है, तो उससे पहले क्या होता है, कोशिका का डिवाइड होने से पहले उसका केंद्रक विभाजित होता है। तो जब केंद्रक विभाजित होता है, तो जो नए केंद्रक बनते हैं, उस केंद्रक के चारों तरफ जो केंद्रक कला का या केंद्रक भित्ति का निर्माण होता है, वह जो है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है।